नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, हाल की है, लेकिन हालिया भी नहीं है। बात वही अपने उत्तर प्रदेश की, जिला है फिरोजाबाद, शहर कोतवाली की बात है। गोल्डन सिटी कॉलोनी से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उदय नारायण, इन्होंने अपने घर के पास खड़े होकर हल्ला मचाया। पड़ोसी इकट्ठा हुए। दशहरे का दिन था, रात का समय था, 10:30-11 बजे। सारे लोग बाहर आए। उन्होंने कहा, साहब किसी ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस को सूचना गई, पुलिस आई। पुलिस ने देखा कि भीतर बिस्तर पर महिला का शव पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र कोई 30 साल रही होगी। उसके सीने के पास से कुछ ब्लड निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से इसको चोट पहुंचाई गई है। मूल रूप से हिम्मतपुर पचोखरा के रहने वाले उदय प्रताप सिंह ने पुलिस को यह बताया कि साहब मैं दशहरा देखने गया था, थोड़ा जल्दी गया था और जल्दी ही वापस आ गया। मैंने वापस आकर देखा कि मेरा घर का दरवाज़ा भिड़ा हुआ है। भीतर खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और मुझे ऐसा लगता है कि इसको करंट लग गया होगा, क्योंकि पास में ही एक प्रेस यानी इस्त्री जो ऑन था, मतलब ऐसा लगता था कि वो कपड़े प्रेस करने के लिए ऑन किया गया था। संभवतः उसी में कहीं करंट की वजह से ये मर गई। पुलिस ने भी और पड़ोसियों ने भी इस बात पर विश्वास किया कि जरूर इसके साथ कोई हादसा हुआ होगा। पुलिस ने फौरन प्रवीण कुमार जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने फौरन शव का पंचायतनामा किया और पंचायतनामा करने के बाद प्रदीप कुमार ने पंचायतनामा के लिए बॉडी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी और सीओ अनिवेश कुमार ने ये बताया कि बॉडी भेजने के बाद ये चेक करने की कोशिश की गई कि अगर करंट लगा है तो करंट का सोर्स क्या है, कहाँ से इसको करंट मिला होगा या कहाँ से इसको करंट टच किया होगा। तो कोई ऐसी बात वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी। पता किया गया कि ये लड़की, जिसका भाई भी अरविंद मौके पर पहुंच गया था, ये दरअसल ये लोग मूल रूप से हिम्मतपुर के रहने वाले हैं। लड़की 7 बहनें हैं और 2 साल पहले उदय प्रताप सिंह से लड़की ममता की लव मैरिज हुई थी। उसकी पहली पत्नी शालू अपने घर पर ही रहती थी, जहां मायके में रहती थी, और उसके 2 बेटे भी थे। पुलिस को मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बार बार पूछने पर उदय प्रताप सिंह यही बात बताता था कि उसे करंट लग गया है। लाश, रात का समय था, पोस्टमार्टम के लिए गई। पोस्टमार्टम का टाइम आप जानते हैं, दोपहर 1 बजे के बाद, ओपीडी खत्म होने के बाद जिस डॉक्टर को उस दिन का पोस्टमार्टम असाइंड होता है वो जाता है, पोस्टमार्टम करता है। शाम को पुलिस को पोस्टमार्टम करने वालों ने बताया, क्योंकि जो अखबारों में निकला होता है संभवतः उस पर भी नज़र डॉक्टरों की पड़ी होती है कि करंट लगने से एक युवती की मृत्यु। पुलिस वालों को ये बताया कि साहब इसमें तो जो इंजरी है वो बुलेट यानी गोली की है, गनशॉट इंजरी है, और गनशॉट इंजरी भी ऐसी है जो पॉइंट ब्लैंक से मारी गई है, क्योंकि उसमें ब्लैकनिंग और टैटूइंग दोनों ही मौजूद है स्किन पर, यानी बिल्कुल सटा कर गोली मारी गई है। गोली आर पार भी हो गई। शायद इसी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। दूसरा, वो चूंकि चित पड़ी हुई थी वहाँ पर, तो ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा ब्लीड नहीं हुई थी और नीचे भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई थी। दूसरा कारण उन्होंने ये भी बताया कि अगर ब्लीडिंग हुई भी होगी तो ये हल्ला मचाने के बाद जब कुछ लोग इकट्ठा हुए
तो पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले गया था और ये बताया था कि डॉक्टरों ने बताया था कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। जब ये बात पुलिस को पता लगी तो उन्होंने उसके भाई अरविंद से ये कहा कि आप तहरीर लिख कर भेजिए ताकि हम इस पर मुकदमा कायम कर सकें। इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ मर्डर। अरविंद ने मना कर दिया कि नहीं साहब, हम लोगों ने सारे रिश्ते नाते अपनी बहन ममता से समाप्त कर लिए थे, क्योंकि उसने घर वालों से विरोध करके ये शादी की थी। ये उनकी लव मैरिज थी। हम लोग ये जानते थे कि उदय प्रताप सिंह की पहली पत्नी अपने मायके में रहती है, उसके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। बहुत समझाने की कोशिश की थी लेकिन ममता नहीं मानी थी। फिर पुलिस ने उदय प्रताप सिंह के घर वालों से संपर्क किया। उदय प्रताप सिंह के घर वालों ने भी स्पष्ट मना कर दिया कि हम किसी भी कीमत पे कोई शिकायती प्रार्थना पत्र या कोई भी शिकायत इस सिलसिले में नहीं लिखाएंगे, क्योंकि हमने भी इससे संपर्क समाप्त कर लिया है। यानी दोनों परिवारों ने पूरा रिश्ता नाता दोनों लोगों से, लड़की के घर वालों ने लड़की से और लड़के के घर वालों ने लड़के से सारे संबंध समाप्त कर लिए। अरविंद ने पूछताछ में ये भी बताया कि साहब, मैं कभी कभी, चूंकि मेरी बहन थी, बात कर लिया करता था, लेकिन शादी के बाद हम लोग कभी इन लोगों से मिलने नहीं गए और ना ही शादी के बाद ये लोग कभी मेरे घर आए। बहरहाल पुलिस ने अरविंद को राजी किया कि तुम्हारी बहन थी, लोग क्या कहेंगे, राजी किया और FIR भी उसी से लिखवा ली। इसके बाद जब पोस्टमार्टम हो गया तो लाश हैंडओवर करने की बात हुई कि कौन अंतिम संस्कार करेगा। तब भी अरविंद ने भी और लड़के के घर वाले ने भी, सब लोगों ने मना कर दिया कि नहीं साहब, हम बॉडी नहीं ले जाएंगे। फिर बाकी के पड़ोसियों ने, आसपास के लोगों ने, ममता की बहनों ने, सब आ गई थीं। वहाँ समझाया बुझाया तब अरविंद किसी तरह से उसकी लाश को लेकर अपने घर की तरफ गया, जहाँ पर उसने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पड़ोसियों ने बताया कि ममता और उदय प्रताप सिंह का अक्सर झगड़ा हुआ करता था। पता नहीं किस बात पे दोनों लड़ते झगड़ते थे और दशहरे के दिन ज़्यादातर लोग वहाँ, जो पास में दशहरे का मेला लगता है फिरोज़ाबाद का, वहाँ लोग दशहरे का मेला देखने गए थे। लेकिन घर में जो कुछ भी बड़े बुजुर्ग या महिलाएं रह गई थीं, उन्होंने उस चिल्लाहट की आवाज़ सुनने के बाद सब लोग बाहर आए थे और सभी ने मौके पर वो लाश देखी थी। जब ये बता रहा था कि साहब इसे करंट लग गया है, तो ये बात किसी की समझ में कम आ रही थी। फिर उदय नारायण सिंह को से जब फिर पूछताछ की गई उदय प्रताप सिंह से, तो वो फिर इधर उधर की बातें टहलाता रहा। वो बार बार कहता रहा कि नहीं साहब, करंट लगा है और जब मैं गया तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। थोड़ी सख्ती हुई, थोड़ी श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई तो उसने कहा नहीं साहब, मैंने नहीं मारा है, लेकिन मैंने 2 प्रोफेशनल शूटर्स को पैसा देके इसे मरवाया है और वो दोनों ही हाथरस के रहने वाले हैं। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि जैसे ही 2 लोगों का नाम उसने बताया, हाथरस से उन्हें भी पकड़ कर लाया गया, लेकिन उनके बयान और मौके पर जो सत्यता थी वो बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। CDR की लोकेशन से भी उनकी लोकेशन मौके पर नहीं आई। तब एक बार फिर कायदे से पूछताछ शुरू हुई। कायदे से आप समझ सकते हैं क्या कायदे से हुई होगी। जब 1-1.5 घंटे की विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ हुई तो वो फिर तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि हमारा इनका प्रेम विवाह 2 साल पहले हुआ था, हमारा और ममता का। ममता इसलिए प्रेम विवाह करने पर राजी हुई क्योंकि उसकी 7 बहनें थीं और सबकी शादी करने में घर वालों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और चूंकि वो आकर्षक थी और बातचीत में बहुत कम्युनिकेटिव थी, मुझे पसंद थी, तो मैंने उससे जिद की शादी करने की और हम लोग शादी होके घर आ गए। लेकिन उसे हर बात पर इस बात की शंका होती थी कि मैं अपनी पहली पत्नी शालू से बातचीत करता हूँ। रोज रोज की झिकझिक इसी बात को लेके हुआ करती थी। दशहरे वाले दिन यानी 26 अक्टूबर 2023 को रात में 10 बजे मैंने उससे कहा कि चलो तैयार हो जाओ, दशहरे का मेला देखने चलते हैं। उसने छूटते ही कहा
कि मैं नहीं जाऊंगी, तुमने वहां शालू को बुला रखा होगा, तुम उसके साथ घूमोगे, मैं पागलों की तरह टहलती रहूंगी। इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपनी रिवॉल्वर ले आया और मैंने पहले उसे डराने के लिए उसके सीने पर रिवॉल्वर रखा कि तुम इस तरह की फालतू बात करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने कहा अगर तुम्हारे में हिम्मत है गोली मार के दिखाओ, और मैंने फौरन वहीं सीने पर सटाकर उसे गोली मार दी। पुलिस को किसी तरह का, पुलिस ने वो रिवॉल्वर यानी आला कत्ल बरामद कर लिया। वो जो टाइमिंग बता रहा था उसको, उसके मोबाइल फ़ोन और ममता के मोबाइल फ़ोन से वो कोइंसिडेंस, जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे, जो उसके लोकेशन थी, जो उसकी सेल आईडी थी, वो सब मैच कर गई। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके और उसको जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना बहुत सामान्य सी घटना है। एक मर्डर है, एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। लेकिन ये देखिए उसकी बैकग्राउंड कि एक पत्नी यानी पहली पत्नी यानी शालू और 2 बच्चे घर में, दूसरी महिला पर धीरे धीरे डोरे डालने लगा ये उदय प्रताप सिंह। वो भी इसकी नज़दीक आई, दोनों नज़दीक आ गए। दोनों ये सोच रहे थे कि हम उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लड़की सोच रही थी मैं उसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, उदय प्रताप सोच रहा था कि मैं उसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। लेकिन दोनों की फिर धीरे धीरे मजबूरी होने लगी। दोनों एक दूसरे के बारे में तमाम चीज़ें जान गए। फिर मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी। शादी करने के बाद जैसे ही शादी की बात आई, सारे समाज ने, लड़की के घर वालों ने, लड़के के घर वालों ने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध इतना कि लड़की के घर वालों ने बहला फुसला कर अपहरण कर लिए जाने का मुकदमा भी उदय प्रताप सिंह के खिलाफ लिखवाया, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक अलग मकान लेकर गोल्डन सिटी कॉलोनी में ये दोनों रहने लगे। लेकिन पड़ोसियों के मुताबिक इनमें किसी न किसी बात पर रोज झगड़ा होने लगा। दरअसल दोनों की चालाकी एक दूसरे पर भारी पड़ने लगी। रोज रोज की चिक चिक। दशहरे वाले दिन जब उसने चलने के लिए कहा तो वही डायलॉग पुराना कि वो तुमने शालू को वहाँ बुलाया होगा और तुम शालू के साथ ही घूमोगे, मैं इधर उधर भटकती रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, जाओ शालू के साथ ही मौज करो मेले में। बस इतना सुनना था कि सारा प्यार उदय प्रताप का हवा हो गया और गुस्से में कह लें या बार बार के इस ताने से उसने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीने से सटाकर गोली उतार दी उसके सीने में। पूरी चालाकी की बचने की। 2 लोगों के नाम बताए कि मैंने इनसे मरवाया, मैं मौके पे नहीं था, मैं फलाना था, मैं ढकाना था, लेकिन सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। मैं बराबर कहता हूं कि व्यक्तिगत स्वार्थ में ज्यादा चतुर जो भी बना, व्यक्तिगत, दोनों का व्यक्तिगत स्वार्थ था, तो जो भी ज्यादा चतुर बना उसका डूबना तय है। तमाम इस तरह के आपराधिक घटनाओं के बारे में मैंने आपको बता रखा है, जिसमें इसने या उसने ज्यादा चालाकी दिखाई, वो डूब गया। देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, पुराने लोग सब जानते हैं कि चतुर 3 जगह डूबते हैं। हम लोगों के बचपन में भी जब कभी भी कोई चालाकी करता था तो बड़े बुजुर्ग कहते थे, देखा चतुर 3 जगह डूबते हैं। अर्थ पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, जो बहुत चपल है, चालाक है, चटक है, वो रास्ते में कहीं जा रहा था, उसके पैरों में कोई ऐसा खराब सा पदार्थ लग गया। उसने ये देखने के लिए करे ये कहीं अच्छा पदार्थ न हो, मुझसे कुछ छूट न जाए, उसने उसको उंगली से निकाला और उसके बाद, यानी पैर में तो वो अपने से चिपक गया था, उंगली से उसने चिपकाया और फिर नाक के पास ले गया, नाक में भी लग गया। लेकिन नाक के पास ले जाने पर उसे पता लगा ये तो खराब वस्तु है, गंदी वस्तु है, सड़क पर पड़ी रहती है। तो यानी चालाकी में वो 3 जगह डूबा, 3 जगह बूढ़ा। ये शब्द कहा जाता है कि चतुर 3 जगह डूबते हैं। तो इसलिए
ज़्यादा चालाकी ऐसे संबंधों में कभी ठीक नहीं होती। किसी न किसी को व्यवहारिक होना होगा। दोनों व्यवहारिक होंगे, बराबर ये गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन दोनों में से कोई एक चालाकी करेगा तो वो डूबेगा, अगर दोनों चालाकी करेंगे तो दोनों डूबेंगे। जैसे इसमें वो बेचारी अपनी जान से गई, चाहे जो चालाकी उसने की हो, और ये जेल में ही इनका समय कटेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत आज खुशी हुई मुझे। आपको ध्यान हो कि पार्ट 138 में मैंने उस समय की एक घटना का जिक्र किया था जब मैं एसएसपी लखनऊ हुआ था, जब महानगर के एक पॉश इलाके में एक बोरी में बंद एक लाश मिली थी। वो लाश 10 वर्ष के एक बच्चे की थी, बच्ची की थी, लड़की की थी। उसके मुंह में कुछ कपड़ा ठूसा हुआ था, बाकी शरीर पर, तन पर कोई कपड़ा नहीं था। बहुत परेशान हुए थे हम लोग। ये वो दौर था जब निर्भया के वाला कांड हुआ था और तमाम बवाल हुआ था। हमारे एसपी सिटी थे, एसपी सिटी ट्रांसगोमती, जयप्रकाश, मैं, सर्किल ऑफिसर, सब हम लोग उस पीड़िता के घर पे गए। पहले तो पहचान नहीं हुई, फिर थाना अलीगंज में ये बॉडी मिली थी, महानगर थाना क्षेत्र में, और अलीगंज में उस लड़की की गुमशुदगी लिखाई थी उनके घर वालों ने रात में 12 बजे। जब ढूंढते ढूंढते उस गुमशुदगी का पता लगा तो घर वाले मॉर्चरी गए, या मौके पर ही शायद आ गए थे। उन्होंने पहचान कर ली कि ये मेरी बेटी ही है। नाम उसका तब भी मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब भी नहीं बताऊंगा। मुकदमा चला। वो आदमी रिक्शे वाला था जिसका नाम था केदारनाथ राठौर। वो अकेला रहता था। जब वो लखीमपुर खीरी से 30 साल पहले या 28 साल पहले आया था तो उसके साथ 2 बहनें भी आई थीं। रिक्शा चला के उसने दोनों की शादी कर दी और दोनों अपने अपने घर गईं। उसने स्वयं कोई विवाह नहीं किया था। उसका जो पेशा था वो रिक्शे से बच्चियों को स्कूल ले जाना और स्कूल से वापस घर ले आना, और बहुत छोटी बच्चियों को, 4 साल, 5 साल, 6 साल। उसकी आदत पड़ गई थी कि बच्चियों को रिक्शे पर चढ़ाते समय गोद में लेकर और उनको बैक टच करता था, और उन्हें रिक्शे से उनके घर पे उतारते समय गोद में लेकर बैक टच करता था। जो थोड़ा बहुत लड़कियां तो बड़ी होंगी, 5 या 6 साल की, 7 साल की, जब वो इसका प्रतिकार करती थी तो वो उनको टॉफी खिलाता था। हुआ ये कि उसी समय 2016 की बात है, उसी समय एक कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बैटरी वाले रिक्शे ऐसे लोगों को जो पिछले 20 सालों से सिर्फ रिक्शा चला रहे हैं, मैनुअल वाला रिक्शा चला रहे हैं, उनको फ्री में देने की घोषणा की। और कॉलविन तालुकेदार्स कॉलेज के ग्राउंड पर ये फंक्शन हुआ और वहाँ पर कुछ ऐसे रिक्शे वालों को ये ई रिक्शा दिया गया। उनमें से ये केदारनाथ राठौर भी था। केदारनाथ राठौर उस बैटरी रिक्शा को लेके बड़ा खुश हुआ। बैटरी रिक्शा को लेके वो अपने पुराने कस्टमर्स, पुराने अभिभावकों के यहाँ, जिनके यहाँ से वो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल ले जाता था, ले आता था, उनके पास फिर से बच्चों को उसी के इस ई रिक्शा पर ले जाने ले आने के लिए उसने आग्रह किया। लेकिन उस समय ये बात थी कि बहुत हल्की गाड़ी होती है, छोटे से मोड़ में पलट जाती है, और बच्चों के लिए ये अनसेफ गाड़ी है। इसलिए किसी भी अभिभावक ने अपने बच्चे को उस ई रिक्शा पर ले जाने के लिए तैयार वो नहीं हुआ। और फिर वो चारबाग रेलवे स्टेशन से अलीगंज या महानगर की सवारियां दिन में ले आता था। एक राशन के दुकान पर वो पार्ट टाइम काम भी करता था, और वहीं घर के सामने उसका अपना मकान था। उसने मकान खरीद लिया था, छोटा सा मकान था 1 कमरे का, और वहीं सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे एक वो जो उसकी दिवाली के बाद गणेश लक्ष्मी लोग समाप्त होने के बाद उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, तो ढेर सारे गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां वहाँ इकट्ठा करके सुबह शाम वहाँ दिया बत्ती करता था। आसपास के लोग उसे भगत जी कहते थे। बच्चियां भी सब उसको भगत जी ही कहा करती थी। घटना वाले दिन, यानी ये घटना 16 मार्च को हुई थी, 16 मार्च 2016 को। 16 मार्च 2016 को उसके पड़ोस की रहने वाली 10 साल की बच्ची
अपने माँ से 5 रुपए लेकर टॉफ़ी और चॉकलेट लेने के लिए दुकान पर गई। इत्तेफाक ये है कि वो दुकानदार उस दिन किसी काम से उसने जल्दी ही 7 ही 8 बजे अपनी दुकान बंद कर दी थी। वो इधर उधर चॉकलेट के लिए भटक रही थी, तब तक सामने से भगत जी ने उसको देख लिया। चूंकि वो भी भगत जी को अच्छी तरह जानती थी और ये भी उस बच्ची को अच्छी तरह जानता था, उसने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा आज इन्होंने दुकान बंद कर ली है, मुझे टॉफ़ी खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। उसने कहा चलो मैं दिलाता हूँ। इस बहाने से उसको घर ले गया। मैंने बहुत डिटेल में 138 में बताया है। और फिर उसके बाद वहाँ उसके साथ उसने बदनीयती की, उसके कपड़े उतारे, उसके साथ कई कई बार गलत काम किया। जब इसी प्रोसेस में वो बेचारी मर गई तो मरने के बाद भी उसने यही काम वो करता रहा। और जब सुबह 4 बज गए और उसने ये नोटिस किया कि मर चुकी है, तो घर में ही वो राशन की दुकान में जो बोरियां राशन की दुकान की होती हैं, खाली बोरियां, वो ले आता था उस दुकान से, जहां वो तौलने का काम सवेरे सवेरे 3-4 घंटे किया करता था। तो वो उसी बोरी में उसे ठूंस के, उसे बांध कर अपनी ई रिक्शा से उसे कपूरथला चौराहे के पास एक पॉश लोकेलिटी में झाड़ियों में फेंक दिया था। खैर ट्रायल हुआ और बहुत लंबे उस पर जो मुकदमा लिखा गया उसमें 363, 376 क, 201 और 6 पास्को अधिनियम ये लगाया गया। लंबे समय तक इसका ट्रायल हुआ। इसी ट्रायल के बीच में सुप्रीम कोर्ट के फांसी देने के संबंध में एक तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाता है जब आप किसी को फांसी देते हैं। तो फांसी देने के कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम डिसीजंस में दी है, जिसमें से एक है कि क्या उसके सुधरने की कोई संभावना है, दूसरा है कि क्या उसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है। इसी तरह की 3-4 बातें हैं। जब अब विवेचक तो विवेचक होता है। मैंने अपने उस एपिसोड में भी बताया है कि जब वो चार्जशीट उसकी लग गई और उस संबंध में जब जो स्पेशल रिपोर्ट फाइल होती है वो एसएसपी के पास आती है अप्रूव करने के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत ढेर सारी एविडेंस जो हम लोगों ने मौके पर देखे थे उसका उल्लेख ही नहीं है। आईओ को बुलाया मैंने पूछा भाई कि ये सब चीज़ें, जैसे वहाँ पर एक जार में उसने अपना सीमेंट इकट्ठा किया था कई महीनों का। मैंने कहा उसका जिक्र क्यों नहीं है, तो आईओ ने ये कहा कि साहब हम एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के संबंध में विवेचना कर रहे थे, बाकी उसकी हिस्ट्री से हमें कोई लेना देना नहीं था। बहरहाल जज साहब ने, जो पॉस्को कोर्ट के माननीय जज साहब थे, श्री श्याम मोहन जायसवाल जी, आप देखिएगा 20-25 पेज का ये जजमेंट है। मैं पोस्ट भी करूंगा इसे, कि उन्होंने अपने जजमेंट में इन सब चीज़ों को कि कैसे वो क्या उसमें सुधरने का, और उस समय उसकी उम्र 59-60 साल थी इस व्यक्ति की, और बच्ची की उम्र केवल 10 साल थी। तमाम दोनों पक्षों के जो विचार है वो उन्होंने अपने उसमें रखा है, और ये कहा है कि जो जिला प्रोबेशन अधिकारी होते हैं उनसे उसके बारे में डिटेल इकट्ठा, आम शोहरत के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि उसकी आम शोहरत क्या थी। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर से इस संबंध में पूरी जानकारी करने के लिए कहा गया। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन अफसर उसके मोहल्ले में गए, बाकी लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि उसकी आचरण उसका बहुत ख़राब था, नशे में रहता था, और तीसरा ये कि वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था। वहीं के एक आदमी ने इन्वेस्टिगेशन के दरमियान आईओ को बताया था कि छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकत करने की इसकी आदत थी। कई बार उन लोगों ने इसको अपनी आंख से भी देखा। कई बार केदारनाथ को इस बात के लिए डांटा कि बच्चियां 3 साल, 4 साल, 5 साल की हैं, तुम्हें इनके साथ ही हरकत करना शोभा नहीं देता। बहरहाल ये डिटेल रिपोर्ट, और वो जिला प्रोबेशन अधिकारी उस समय मेरे पास भी है कि साहब आप उस समय एसएसपी थे, केस डायरी में ऐसा लिखा हुआ है कि आप मौके पे भी गए थे, आप पूछताछ में भी शामिल थे, क्या आप इस संबंध में कुछ बताना चाहेंगे। मैंने उनको बताया था कि बहुत ही खराब आदमी था, और उसके बाद भी मुझे ये पता लगता रहा कि इसने जिन जिन बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें की थीं
उस वो अब काफ़ी अब वो बड़ी हो गई हैं, शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाली हैं। जब मैंने 138 में ये पूरा किस्सा बयान किया था, तब उस समय जो बच्चियाँ, बहुत छोटी बच्चियाँ जो अब अच्छी जगहों पे हैं, बाल बच्चे वाली हैं, माएँ हैं, जिम्मेदार महिलाएं हैं, उन्होंने मुझे अपना नाम न बताने की शर्त पे ये मेल किए थे और ये कहा था कि देखिए, हम भी इसी घटना के, इसी व्यक्ति के पीड़ित हैं। लेकिन तब हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं था। जब हम 10-12 साल के हुए, जब मुझे ज्ञान हुआ कि ये भगत जी हमारे साथ जो कर रहे थे वो गलत था, और गलत ही नहीं, बहुत गलत था, और इसका जिक्र हमने अपनी माँ बाप से भी कहा था, तो उन लोगों ने कहा चलो तुम न तो उस रिक्शे पे जाती हो, ना उससे कोई मतलब है, कहीं इसका जिक्र मत करना, बदनामी होगी, शादी में बहुत दिक्कत होगी। ऐसा करते हुए कई महिलाओं ने, यानी आप सोचिए कि उसने 22 साल केवल छोटे बच्चियों को ही, बच्चों को भी नहीं, बच्चियों को ही रिक्शे से ले जाना स्कूल और लाके उन्हें छोड़ना, और कितनी बच्चियों के साथ ये शर्मनाक हरकत की होगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने ट्रायल के समय जब सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइंस के तहत ये कोर्ट ने जो उनसे जानकारी चाही थी, तो उसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल रिपोर्ट दी है और जजमेंट ने उसका बहुत अच्छा उल्लेख भी किया है। जजमेंट में जज साहब ये लिखते हैं कि टीम द्वारा अभियुक्त के घर का दौरा किया गया तथा वहां पीड़िता की माता के हवाले से यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त केदारनाथ राठौर एक रिक्शा चालक का काम करता था। साथ ही साथ पीपल के पेड़ के नीचे मूर्तियां रखकर पूजा करता था। आसपास के सभी छोटे बच्चे को रिक्शों में बिठा के घुमाता था और स्कूल पर ले जाने और ले आने का काम करता था। सरकारी राशन की दुकान पर पार्ट टाइम काम भी करता था। बच्चों से वो स्वयं को भगत कहलवाता था और उन्हें टॉफियां देता था। अभियुक्त केदारनाथ उर्फ भगत आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी और नशे का आदी था। वो दोहरे किस्म का था, दोहरे किस्म के स्वभाव वाला आदमी था। बात बात में उग्र हो जाता था और उसने छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाया था। डर की वजह से बच्चियां न तो घर में घटना को बताती थीं और वो इसलिए भी नहीं बताती थीं कि ऐसा न हो कि फिर घर वाले हमारे ऊपर नाराज हों। उसमें आगे भी इसमें यह लिखा, अभियुक्त ने विवाह नहीं किया था, इनकी 2 बहनें हैं। यह भी बताया गया कि दोनों बहनों ने अभियुक्त द्वारा किए गए घृणित कार्य के बाद उससे अपना संबंध खत्म कर लिया है। इस जिला प्रोबेशन अधिकारी की टीम द्वारा श्री राजेश पांडे रिटायर्ड IPS घटना के समय SSP लखनऊ से भी दूरभाष से बातचीत की गई। उनके द्वारा भी बताया गया कि केदारनाथ दोहरे चरित्र और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। उसके घर से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हुए एवं घटनास्थल पर कई सारे डिब्बों में स्पर्म रखा हुआ था। इसके संबंध में अभियुक्त ने बताया था कि वह तौलियों के टुकड़े पानी के साथ स्पर्म में भिगोकर बकरी के आंतरिक अंगों में डालता था। राजेश पांडे द्वारा यह भी बताया गया कि ये लगभग 20-22 बच्चियों के साथ ऐसा किया था, जिन्होंने बाद में इस घटना के बाद में संपर्क करके बताया था SSP को। वो बच्चियों से छेड़खानी और गलत ढंग से शरीर के आंतरिक भागों को छूता था, परंतु सामाजिक लोक लाज एवं पारिवारिक डर से खुलकर सामने नहीं आता था। आज शाम को श्री मिस्टर जस्टिस श्याम मोहन जायसवाल जी ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया। उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि अभियुक्त के आचरण के संबंध में गवाह रितेश कुमार ने भी अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि उसने कई बार अभियुक्त केदार राठौर को छोटी बच्चियों को रिक्शे पर ले जाते तथा ले आने के समय अश्लील हरकतें करते देखा था। उसकी उस गंदी नज़र से उनको छूता था, दुलारता था, बच्चियों के सीने और पीठ पर हाथ फेरता था। जिरह के दौरान भी उसने पुनः वही कथन किया कि उसने अपनी आंखों से 2-3 बार अभियुक्त केदारनाथ राठौर को छोटी बच्चियों को स्कूल ले जाते समय अश्लील हरकत करते देखा था और इस बात के लिए उसने कई बार उसे टोका भी था।
जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी अभियुक्त को उस आशय के आचरण के में आसपास के मोहल्ले के लोगों व तत्कालीन एसएसपी राजेश पांडे द्वारा भी ऐसा ही उल्लेख किया है, जिससे पीडब्ल्यू जो विटनेस है 12 रितेश कुमार के बयान की पुष्टि होती है। अपना जजमेंट लिखते समय उसने हर मिस्टर जस्टिस श्याम मोहन जायसवाल साहब ने, जज साहब ने, मैं उनको 1000 सल्यूट करता हूँ कि तमाम कानूनी अड़चनें, तमाम विवेचना की गलतियाँ, तमाम विवेचना की कमियों के बाद भी उन्होंने हर स्तर से ये जानने की कोशिश की कि इसका अपराध किस श्रेणी में आता है। उन्होंने धारा 363 जो किडनैपिंग की धारा है उसमें 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड, फिर 201 यानी साक्ष्य को छपाना, अपने घर में मारना और वहाँ से 3 किलोमीटर दूर लाश को फेंक देने पर उन्होंने 7 वर्ष का सश्रम कारावास। उसके बाद धारा 302 यानी हत्या में मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा दिए जाने का आदेश पारित किया। 50,000 रुपये का अर्थदंड और न अदा करने पर 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किए जाने की बात अपने आदेश में लिखी है। अगली धारा 376 क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्यु दंड से दंडित किया गया, यानी रेप, बलात्कार और उसकी हत्या दोनों के अलग अलग अपराध में अलग अलग मृत्यु दंड से केदारनाथ राठौर को दंडित किया है। अगला अपराध सेक्शन 6 पॉस्को में है कि बालकों का संरक्षण, अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, उसमें आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का मृत्युदंड इसमें दिया गया है। मैं आप 138 को आज जरूर देखें। आप इसे देखेंगे तब आपको इस घटना का अंदाज लगेगा कि कितना घृणित व्यक्ति था ये, कितना गंदा आदमी था। मतलब एक बच्ची जिसको पूरा जीवन जीना था, उसको किस तरह से नोच खसोट कर इस आदमी ने उसके साथ कितना गलत किया। और जैसे एक जगह ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने लिखा है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के कुकृत्य के परिणाम स्वरूप एक अबोध बालिका का अमूल्य जीवन आरंभ होने से पूर्व समाप्त हो गया। उसके निश्चल शरीर को एक कामांध व्यक्ति द्वारा जानवरों की तरह नोचा गया। उपरोक्त परिस्थिति में न्यायालय का यह अभिमत है कि इस संदर्भ में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अभियुक्त का अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आएगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएगा। तो एक बार फिर मैं अदालत को जो इंटरनेट पे जो ये परिणाम, जो ये ऑर्डर अपलोड हुआ है, उसमें जो वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता, वादी मुकदमा और वो सुश्री शशि पाठक, ये सरकारी वकील हैं, महिला हैं, बहुत ही इफ़िशिएंट हैं। इनकी देखरेख में इस पूरा ट्रायल हुआ था। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। अनीता देवी साहू ये अभियुक्त की तरफ से थी, हालांकि ये भी महिला हैं। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसकी सज़ा कम हो। उस डिटेल उसमें लिखा हुआ है। आप अगर चाहें तो आप इसे इंटरनेट से इस पूरे आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। मैं एक बार फिर से इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध के लिए ट्रायल होने के बाद जो सज़ा दी है मृत्यु दंड की, आज उस बच्ची को न्याय मिला है। आज उस बच्ची के परिवार के लोगों को न्याय मिला है। आज मुझे भी बहुत सुकून हुआ है। मैं बहुत द्रवित हुआ था उस बच्ची की लाश को देखकर। मैंने पूरा आज से 2 साल पहले, संभवतः या 2.5 साल पहले ये स्टोरी अपलोड की थी, 138 पार्ट की। आप ज़रूर सुनिएगा। उस समय ये सारी बातें मैंने कही थी। आज उसका रिजल्ट देखकर
मैं और मेरे साथ हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग भी बहुत खुश होंगे, बहुत ही आत्मसंतुष्टि होगी, बहुत ही उस बच्ची के प्रति जो भाव सबके मन में आ रहा होगा, इस सज़ा को सुनकर ऐसा लगा होगा सबको कि बच्ची को न्याय मिला है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।